अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल के बारे में जिसका नाम है LGBTQ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 गैर शरई करार दे दिया। ट्रांसजेंडर बिल कौमी असेंबली से मंजूर हो गया है। It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Persons Protection Rights Bill 2018 be passed। अब तलाक के बाद मर्द और मर्द की कौन सी इद्दत होगी, तो क्या इनको भी इस्लाम में 4 मर्दों से शादी करने की इजाज़त होगी? इस तरह से इनडायरेक्टली एक मर्द की शादी एक मर्द के साथ जायज़ हो गई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अभी तक इस बिल के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं पता होगा कि आखिर क्यों ये बिल पास किया गया और किसके कहने पे किया गया और इस बिल को पास करने के कितने सीरियस नुकसानात हमारे माशरे में देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरी अब तक की पहली वीडियो है जिसमें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इस तरह से LGBTQ की एक्सप्लेनेशन इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलेगी जैसी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, 9 मई 2018 को पाकिस्तान में ये बिल पास किया जाता है और इसके बुनियादी किरदारों में शामिल रजा रबानी, रुबीना खालिद, नवीद कमर, फरतुल्लाह बाबर और मजीद कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका नून लीग से ताल्लुक था। दोस्तों, इसमें हैरत की बात यह है कि ये बिल कैसे अननोटिस्ड में चला गया और कैसे 4 साल बाद इस बिल ने बोचाल मचा दिया है। दोस्तों, इधर 9 मई 2018 को ये बिल पास किया जाता है और 30 मई को शाहिद खकान अब्बासी की हुकूमत चली जाती है और मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ये बिल टोटली अननोटिस्ड में चला जाता है। दोस्तों, अगर ये बिल डिस्कस करने से पहले ही आपके जहन में ये आ रहा है कि आखिरकार ये बिल पास कैसे हो गया, तो आपके इसी सवाल के ऊपर वफाकी शरई अदालत ने एक पिटीशन दायर की, जिसका जवाब आया कि इसको स्टेक होल्डर इस्लामी नजरियाती कौंसल और वजारत इंसानी हकूक की जानिब से पास किया गया है। अब ये बिल कभी भी इस्लामी नजरियाती कौंसल से अप्रूव नहीं करवाया गया, बल्कि इस्लामी नजरियाती कौंसल ने इस बिल की रीड्राफ्टिंग का भी कहा। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जब इस तरह के बिल पास किए जाते हैं असेंबली में, तो यहाँ पे इस्लामी नजरियाती कौंसिल का आखिर क्या किरदार होता है। दोस्तों, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जरिए से ये चीज इंश्योर की जाती है कि कोई भी पास होने वाला बिल इस्लामी और शरई दायरे में हो। तो फिर ये खिलाफे शरा बिल कैसे पास हो गया अगर ये इस कौंसिल से पास होकर आया है, तो लिहाजा मुकम्मल तौर पर झूठ बोला गया। दोस्तों, ट्रांसजेंडर बिल आने के बाद से सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन इस्तिलाहात में हो रही है जो हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। अब आए दोस्तों, इन इस्तिलाहात को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इस बिल को समझने के लिए हमें इन इस्तिलाहात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले लफ्ज ट्रांसजेंडर, जो कि 2 लफ्जों का मुरक्कब है, एक ट्रांस और एक जेंडर। इसमें ट्रांस ट्रांजिशन का मुखफ़फ़ है, लिहाजा ट्रांसजेंडर का मतलब हुआ कि जिसका जेंडर या तो मुंतकिल हो चुका है या फिर मुंतकिली के मराहिल में है। अब आपने नोटिस किया होगा कि हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में खुसरा, ख्वाजा सरा और हिजड़ा जैसे अल्फाजों की जगह पे हमने ये ट्रांसजेंडर का लफ्ज भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, लफ्ज खुसरा और हिजड़ा तो वैसे ही एक तहकीर अमेज अल्फाज है जो ऐसे अफराद की तस्हीक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमें इस तरह के अल्फाज इन लोगों के लिए हरगिज यूज नहीं करने चाहिए। अलबत्ता ख्वाजा सराह एक मोतबर लफ्ज है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों, इस लफ्ज की रूट ये है कि मुगलिया दौर में ऐसे लोग जो जनान खाना और मर्दान खाना दोनों में जा सकते हों, और इस तरह के लोग आरामगाहों और होटलों में सर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इन लोगों को ख्वाजा सराह कहा जाता था। अब उस वक्त के दौर में भी इस तरह के 2 लोग होते थे, एक तो वो जो पैदाइशी तौर पर किसी ना किसी मसले का शिकार थे, और एक वो जिनको जानबूझ के नामर्द किया जाता था ताकि वो जनान खाने और मर्दान खाना दोनों में जा सके। अब एक और छोटी सी इस्लाह रह गई है दोस्तों, खंसा, जिसको अंग्रेजी जुबान में इंटरसेक्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो बायोलॉजिकली पैदाइशी तौर पर ही तौलीदी अज़ा की बिगाड़ का शिकार होते हैं और इनकी पैदाइश पर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि ये मर्द हैं कि औरत। अब इस बिल की थोड़ी सी डिसेक्शनिंग करते हैं और इस बिल में जो सबसे ज्यादा बोचाल मचाया है वो इसके सेक्शन 3 ने मचाया है। अब ये बात सारी यहाँ से शुरू होती है कि पॉइंट नंबर 3 में ट्रांसजेंडर की इन्होंने क्या तारीफ की है। अब दोस्तों, इस पॉइंट तक पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसजेंडर का असल मतलब क्या है, लेकिन इस बिल में ट्रांसजेंडर का क्या मतलब बताया गया है जिसकी बेस पर इस बिल का इतलाक किस किस पर होगा। अब इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि खंसा यानी वो शख्स जो पैदाइशी तौर पर जिस्मानी मसाइल का शिकार है, जिससे इसका पैदाइश के वक्त मर्द या औरत होने का तयन नहीं किया जा सकता, इसको ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। ऐसा शख्स जो सर्जरी के जरिए या किसी भी वजह से अपने अज़ार रिमूव करवाएगा कि जिससे उसकी जिन्स ही तब्दील हो जाए, इसको भी ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 तो इतना खतरनाक है कि इसको हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हर ट्रांसजेंडर मर्द, हर ट्रांसजेंडर औरत, ख्वाजा सरा,
या फिर कोई भी शख्स जिसकी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन माशरे में राइज इक़्तिदार और उम्मीदों से मुख्तलिफ हैं, इस बुनियाद पर कि जो जिन्स इनको पैदाइश के वक्त दी गई थी। अब दोस्तों अभी जो मैंने कहा, अगर इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो अगर कोई भी मर्द कपड़े औरतों की तरह पहन रहा है, मेकअप औरतों की तरह कर रहा है, या कोई औरत ऐसी है जो कि मर्दों की तरह लिबास पहन रही है और मर्दों की तरह बिहेव कर रही है, तो इसको भी ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। अब जब इस तरह की चीज़ें माशरे में सामने आती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की हिकमत हमें वाज़िह होती है। अब दोस्तों अभी तक जो हमने 3 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, अगर इन तीनों को साइड पे रख के हम चौथे पॉइंट को एक्सप्लेन करें तो वो इन सबसे खतरनाक है। कोई भी जवान जिसका शनाख्ती कार्ड भी ना बनाओ, भले ही वो तोतला बोलता हो, ख्वाह वो ज़हनी तौर पर माजूर ही क्यों ना हो, अब कई बच्चों का बाप या कई बच्चों की माँ भी हो, और इन सब के दिल में दोस्तों अगर ये ख्याल आए किसी भी वक्त किसी भी मौके पे कि मैं मर्द नहीं मैं औरत हूँ, या किसी औरत के दिल में ये ख्याल आए कि मैं मर्द हूँ, और वो अगले ही दिन से इन ट्रांसजेंडर के जितने भी हकूक हैं उनका हकदार हो जाएगा। अब अगली सतर में 2 इस्तिलाहों को क्लियर करते हैं। जेंडर आइडेंटिटी। अब दोस्तों इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि मान ले मैं एक रात सो के सुबह उठा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं जेफ बेजोस हूँ, तो दोस्तों मुझे जेफ बेजोस के सारे बैंक बैलेंस समेत इस पूरी दुनिया को मुझे जेफ बेजोस मान लेना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आ जाती है जेंडर एक्सप्रेशन, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मर्द है, सामने देखने वाला भी मुझे कह रहा है कि हाँ ये देखने से मर्द ही लग रहा है, लेकिन अपेरेंटली आज के ज़माने में ये बात बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। सो मैं कहूँगा कि मैं औरत हूँ और औरतों जैसा हुलिया भी बना लूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार देखने में तो मर्द ही लग रहा है। अच्छा तो चलो हम कहते हैं कि क्या हो गया है, उन्होंने सिर्फ ट्रांसजेंडर की एक डेफिनेशन ही तो चेंज की है, लेकिन दोस्तों इसमें वो सब कुछ शामिल कर दिया गया है जो कि समझ से बिल्कुल बाहर है। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान इस सब में असल ट्रांसजेंडर्स का है। जिनकी हिफाजत के लिए ये बिल पास करवाया गया था वो ही असल में इस बिल के विक्टिम है, क्योंकि मुलाजमतों में और तालीम में जो इन ट्रांसजेंडर्स का कोटा है, अब वो कोटे से कोई भी मुस्तफीद हो सकता है, कोई भी कह सकता है कि मैं अपने एहसासात की बिना पर आज से अपने आप को ट्रांसजेंडर रजिस्टर हो जाएगा, जबकि वो शख्स इस सब के मेयार पर भी नहीं उतरता। अब वो सिर्फ अपनी एहसासात की बुनियाद पर ट्रांसजेंडर होने की वजह से उन तमाम पर्क्स का फायदा उठा सकता है कि जो इन असल ट्रांसजेंडर्स के लिए थी। और दोस्तों इससे पहले जिन मुमालिक में ये बिल पास हुए हैं वो ऑलरेडी इस चीज का सामना कर रहे हैं, जैसा कि एक मर्द वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले जाता है, औरतों के मुकाबले में कोई भी खेल जीत कर सामने आ जाते हैं। अब विरासत के भी इस्लाम में अहकामात सबके लिए मुख्तलिफ हैं, इनका इस्तेसाल भी इस बिल के जरिए से किया जा सकता है। अब दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि मर्द को इस्लाम में विरासत में ज्यादा हिस्सा मिलता है एक औरत की निस्बत। अब एक औरत अगले दिन उठकर कह देती है कि मैं अपने एहसासात की बिना पर अपने आप को मर्द महसूस करने लगी हूँ, और उसके शनाख्ती कार्ड पर भी मर्द लिख दिया जाता है। अब इस्लामी तौर पे उसको जायदाद में से हिस्सा मर्द के बराबर मिलेगा, जो कि औरत की बनिस्बत बहुत ज्यादा था। तो अब ये इस तरह के केसेस को कैसे डील करेंगे? अच्छा खैर, जैसी करनी वैसी भरनी, और हम मान लेते हैं कि इस बिल से असल ट्रांसजेंडर्स का भी कोई ना कोई फायदा होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें उन इंटरसेक्स लोगों की जो कि मेडिकली रजिस्टर्ड हैं, तो ये कुल आबादी का अमेरिका में सिर्फ 1.7% लोग मौजूद हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड खसना सिर्फ 9 लोग हैं। और अगर हम ये भी मान लें कि अनरजिस्टर्ड इससे ज्यादा होंगे, तो कितने ज्यादा होंगे? 20, 40, 100, 200, 2000। मगर इस बिल के पास होने से लेके अब तक 28,714 लोग ट्रांसजेंडर के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। इस बिल में ट्रांसजेंडर की तारीफ का बिल्कुल बेतुकापन होना और इस बेतुकेपन से क्या नुकसान हो सकते हैं ये सब अब आपने देख लिए हैं, लेकिन फिर भी ये कम अज कम LGBTQ को किसी तरह से भी सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर शख्स अपने एहसासात की बुनियाद पर अपनी जिन्स को अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर चेंज करवा सकता है। अब कोई भी अपना जिन्स अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर मर्द या औरत लिखवा कर उस चीज को साबित कर सकता है, तो इन मर्द और औरत की आपस में शादी भी जायज है। तो इस तरह एक मर्द अपने जिन्स को औरत बनाकर शनाख्ती कार्ड पे औरत लिखवा के एक मर्द के साथ शादी कर सकता है, क्योंकि वो अब एक मर्द और एक औरत है, तो वो दोनों शादी के लिए एलिजिबल हैं। जबकि उस शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ जिन्स औरत असल में एक मर्द का है, जो कि सिर्फ एक एहसासात की बुनियाद पर उसको औरत लिख दिया गया है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली एक मर्द की शादी एक मर्द के साथ जायज हो गई है। क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ा ये फैक्ट है कि इनको अपने शनाख्ती कार्ड पर ये जिन्स तब्दील कराने के लिए किसी भी मेडिकल बोर्ड से नहीं गुजरना पड़ेगा, या इनके लिए किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई भी शर्त नहीं रखी गई, और सिर्फ एहसासात की बुनियाद पर ही आप मर्द को औरत में तब्दील कर सकते हैं। अब जिन्स तब्दील करवाना बेहद आसान है और कानून भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अब इस पॉइंट पर यह बिल LGBTQ को प्रमोट कर रहा है, और ऐसे केसेस की लीगलाइजेशन हम अमेरिका में देख रहे हैं और उनका हाल आपके सामने ही है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताता चला हूँ कि हत्ता कि इंडिया में भी ट्रांसजेंडर बिल के अंदर
डॉक्टर्स की एक टीम और मेडिकल की एक टीम को शामिल किया गया है। यानी उसको सिर्फ एहसासात की बुनियाद पर ही ट्रांसजेंडर नहीं कह दिया जाएगा। इंडिया में एक मेडिकल बोर्ड की तश्कील दी गई है जिसमें शामिल मेडिकल ऑफिसर्स, लीगलाइजेशन, लेजिस्लेटिव ऑफिसर और फिजियोलॉजिस्ट और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक एग्जीक्यूटिव को जगह दी गई है। दोस्तों ये अनहोनी बातें हैं कि मैं एक सेल्फ प्रिसाइव्ड ख्यालात के मुताबिक वही जेंडर समझा जाऊं, जबकि इसमें साइंस का भी कोई अमल दखल ना हो और मजहब का भी दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं। अब आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस बिल के पास होने पे परेशान हैं और बारहा बार इसके खिलाफ आवाज भी उठा चुके हैं। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये प्रोनाउन का फीचर भी कुछ ही अरसा पहले देखना शुरू किया होगा। अब मगरिब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और इसको कैंसिल करने के लिए बारहा बार इन पर केसेस भी कर चुके हैं। और दोस्तों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन सब मकासद के लिए बखूबी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस और कंजर्वेटिव्स भी इसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये सब हम तक क्यों नहीं पहुंच पाता। और इसके बरअक्स वेस्टर्न मीडिया के ऊपर हमें LGBTQ की एक ओवर रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिलती हैं। यानी वो LGBTQ को इतना बड़ा मसला करके बता रहे होते हैं जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह अगर इंडियन मीडिया की बात की जाए तो फवाद खान की एक फिल्म कपूर एंड सन्स इसकी एक हजारों में से मिसाल है। दोस्तों मगरबी और इंडियन मीडिया इस चीज को एक प्रोपेगेंडा की तरह चला रहा है और ये लिबरल लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इनके एजेंडे के कोई भी खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को बंद करवा दिया जाता है और इस बात को सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर खत्म कर दिया जाता है। और ये सब मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिलके इस मसले को ऐसे बयान कर रहे हैं कि अब ये एक फितरी और नेचुरल मसला लगने लग गया है जो अच्छाई और बुराई की तरह इंसान की इंस्टिंक्ट में शामिल है, जबकि वो साइंस से भी इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते। अब अगर हम मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी मीडिया भी किसी से कम नहीं है। जहां हॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज इस एजेंडे पे काम कर रही हैं, वहां पे पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो कि अभी खुद स्टेबल नहीं है और एक अच्छे खासे जवाल का शिकार है, वो भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान में जॉयलैंड के नाम से एक मूवी बनाई गई है जो कि LGBTQ को सपोर्ट करती है और यहाँ तक कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इस फिल्म को अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, जबकि अभी ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई। अब इस फिल्म की कहानी LGBTQ को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है और मजे की बात यह है कि जो लोग इस चीज से एक्चुअल में सफर कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे जिक्र किया था इंटरसेक्स लोगों के बारे में, इन लोगों को ऐसी फिल्म में कोई भी जगह ना ही कोई नुमाइंदगी दी जाती है। तो फिल्म की कहानी को सरासर नाजेबा फिल्म के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों इस फिल्म में दो मर्दों का ताल्लुक दिखाया गया है जिसमें से एक मर्द अपना जेंडर तब्दील कर लेता है। अब वो अपना जिन्स मर्द से औरत में तब्दील करके एक ट्रांसजेंडर बन जाता है और इस पूरी फिल्म की कहानी का सबक ये है कि एक जिनसी इनकलाब लाया जाए। लेकिन दोस्तों कितनी अजीब सी बात है कि इस चीज की कोई सेंस ही नहीं बनती। अब यहाँ पे तो दो ही चीजें हैं, या तो हम बेहिस हो चुके हैं या फिर हम बेबस हो चुके हैं। एक इस्लामी मुल्क में जिसके आइन में लिखा है कि कोई भी कानून इस्लाम और दीन के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा, इसमें ऐसी फिल्म कैसे अप्रूव हो रही है? कौन से हुकूमत में ऐसे प्लांटेड लोग हैं या कौन से आर्ट इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो ये सब मिलकर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें इतने लोगों से जुड़ी हैं कि ये एक अकेले बंदे का काम नहीं है। और अब ये मूवी पाकिस्तान के सिनेमा घरों में 18 नवंबर को चलने के लिए तैयार है और ना ही अभी तो इसके खिलाफ कोई ट्रेंड चल रहा है और ना ही इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हाँ, शायद 18 नवंबर को इस मूवी के रिलीज होने के बाद हम 1 या 2 दिन तक का तो चलता ट्रेंड देखें इसके खिलाफ ट्विटर के ऊपर। लेकिन दोस्तों क्या हम सारी जिंदगी इस तरह के फितनों को सिर्फ एक ट्विटर के ट्रेंड से डिफेंड करते रहेंगे? ये इस तरह की चीजों का कोई भी हल नहीं है। अब हैरत की बात तो ये है दोस्तों कि सारे इस फिल्म को बनाने वाले भी मुस्लिम हैं और इसमें काम करने वाले भी मुसलमान लोग ही हैं। अब ये मूवी कोई ऐसी भी नहीं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री पे काम किया जा रहा है जिसकी वजह से इस फिल्म इंडस्ट्री में इनकलाब आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों हमारे मुल्क में आर्ट और फिल्म के नाम पर क्या यही सब कुछ रह गया है? वो कौन से सेंसर बोर्ड के लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को पास किया है? क्या वो मुसलमान नहीं थे? कोई एक बंदा सेंसर बोर्ड में मुसलमान मौजूद नहीं था उस वक्त जिस वक्त ये फिल्म पास की जा रही थी? या फिर ये जिस मुल्क में चलने जा रही है वहां पे कोई मुसलमान नहीं है? दोस्तों मैं ये सारे सवालात आपके ऊपर इस उम्मीद के साथ छोड़ रहा हूँ कि मेरा और आपका इस माशरे में क्या रोल है कि इसके बावजूद भी ये सब माशरे में हो रहा है। आप देख ही सकते हैं कि इन गोरे लोगों के और अंग्रेजों के जितने भी मसाइल हैं वो ना चाहते हुए भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे मुल्क में कोई ना कोई लिबरल लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये बिल पाकिस्तान को इस तरह का बिल पास करने वाला पहला एशियाई, अफ्रीकी और मुस्लिम ममालिक बना देती है। मगर दोस्तों ये बात सिर्फ ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर खत्म नहीं हो जाती। अब हमें और हमारी जनरेशन को ये डेली व्लॉगिंग और ये रोस्टिंग वीडियोस से हटकर बाकी माशरे में क्या चल रहा है इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और दोस्तों इस बिल पे डिस्कस करने वाला और बहुत कुछ है लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन कुछ सवालात के साथ मैं आपको
जरूर यहाँ से रुखसत करूंगा कि जब मर्द और मर्द अपना जेंडर तब्दील करके शादी करेंगे या औरत और औरत अपना जेंडर तब्दील करके शादी कर लेंगे, तो क्या इनको भी इस्लाम में 4 मर्दों से शादी करने की इजाजत होगी और इनकी तलाक भी इसी तरह होगी जैसे इस्लाम में कहा गया है, या फिर इनकी इद्दत का टाइम तलाक के वक्त भी 3 माह ही होगा? अब तलाक के बाद मर्द और मर्द की कौन सी इद्दत होगी? इन सब सवालों का आपसे करने का मकसद ये है कि नाउजुबिल्लाह इतना घिनौना मजाक इस्लाम के साथ खेला गया है। शायद आपको मेरे इन सवालों से इस चीज का अंदाजा हुआ हो। और दोस्तों, मैं आपसे और खुद से और अपनी इस जनरेशन से यही उम्मीद रखता हूँ कि हम ही वो जनरेशन है जो कि इस मुस्लिम उम्मत की अब हालात को तब्दील करके रख देगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।